बचपन में तो मुझे लगता है आदमी बच्चा मतलब जो भी बनना चाहता है, शायद ही कुछ लोग होते होंगे जिनके बड़े होने के बाद उनके ड्रीम पूरे, मतलब मैं कहूँगा ड्रीम भी नहीं होता, वो बचपने की एक सोच होती है। प्राइम मिनिस्टर बनना है, पायलट बनना है, चाइना का प्रधानमंत्री बनना है, कुछ भी बनना है। तो रियलिटी उनको पता नहीं होती कि बनना कैसे है, क्या चीज एग्जिस्ट करती हुई नहीं पता होता। बट हाँ, जब होश संभाला तो ये जो सक्सेस के स्टेप्स बोले ना आपने अमित सर, ये सक्सेस के स्टेप्स वैसे डिफाइन करने बहुत मुश्किल हैं। लेकिन हमारे को एक चीज हमेशा ख्याल रखना चाहिए, सब कुछ हो जाएगा लाइफ में, अच्छे से हो जाएगा। आपको बस एक चीज से बचे रहना है, दैट इज, मैंने अपनी लाइफ से ये सीखा है कि मैं आज जो कुछ भी हूँ, मेरे टाइम में एक फेज था जब मैं वो नहीं था जो कोई भी बनना चाहेगा। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अमित माहेश्वरी और आप सभी का स्वागत करता हूं लेजेंड्स ऑफ नेशंस के इस लाइव प्रोग्राम में। और आज मेरे साथ में है बिजनेस कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर सागर सिन्हा जी। सर, सबसे पहले तो सागर साहब आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। थैंक यू वेरी मच अमित सर, थैंक यू वेरी मच जी। तो सागर सर, मैं आज अपने व्यूअर्स से एक बात मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि जब हम मोटिवेशनल स्पीकर्स को देखते हैं तो कई बार हमें लाइफ में एक बहुत अच्छा फील होता है कि यार मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, इनकी बात सुनते हैं, बड़ा मजा आता है। यहाँ मेरा प्रश्न बिल्कुल डिफरेंट है। मेरा प्रश्न ये है कि बचपन से ही हम लाइफ में कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं फौजी बनना चाहता था, लेकिन कहाँ हम लोग बिजनेस में आ गए, फिर बिजनेस कोचिंग में आ गए, है ना। तो एज अ मोटिवेशनल स्पीकर आपने कैसे अपने करियर की शुरुआत की और बचपन में आप क्या बनना चाहते थे? क्योंकि बहुत सारे युवा बचपन में कुछ चाहते हैं और बड़े होते होते उनके जो ड्रीम है या उनकी जो डेस्टिनी है उनको कहीं और ले जाती है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो अमित सर, बचपन में तो मुझे लगता है आदमी बच्चा मतलब जो भी बनना चाहता है, शायद ही कुछ लोग होते होंगे जिनके बड़े होने के बाद उनके ड्रीम पूरे, मतलब मैं कहूँगा ड्रीम भी नहीं होता, वो बचपने की एक सोच होती है। प्राइम मिनिस्टर बनना है, पायलट बनना है, चाइना का प्रधानमंत्री बनना है, कुछ भी बनना है। तो रियलिटी उनको पता नहीं होती कि बनना कैसे है, क्या चीज एग्जिस्ट करती हुई नहीं पता होता। बट हाँ, जब होश संभाला तो मैं कहूँगा इंजीनियर ही बनना चाहते थे, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली में 2-3 प्रोफेशन होते हैं जिसका बड़ा क्रेज होता है। डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, IAS बन जाओ, यही 2-3 चीजें जानते थे। और बिहार में तो खासकर कहते हैं बिहार में किसी लड़के का दिल टूटता है तो वो या तो IAS ऑफिसर बनता है या फिर इंजीनियर डॉक्टर बन जाता है। तो उनमें से एक इंजीनियर सुना हुआ था, तो क्रेज था कि इंजीनियर बनना है। और लकीली इंजीनियर बन भी गए, 9 साल तक इंजीनियर रहे। इंजीनियर बनने के पहले जो ड्रीम था वो ये था कि अब इंजीनियर मतलब बहुत बड़ी बड़ी चीजें, पैसा, गाड़ी, नेम, फेम, अमीरों वाली जिंदगी, सेलिब्रिटी स्टाइल। फिल्मों में देखे थे ना, इंजीनियर मतलब बहुत कुछ चीजें। लेकिन रियलिटी में जब घुसे तो समझ में आया कि कुछ नहीं होने वाला, ये सर्वाइवल भी बड़ा मुश्किल से चलने वाला है। तो मैं घुसते ही 6-7 महीने में ही देखना शुरू कर दिया था मैंने कि भैया यहाँ से तो वो चीजें नहीं होंगी जो मैं सोच के घुसा था। तो पार्ट टाइम में कुछ चीजें मैं करता रह रहा था, मतलब एम्बिशियस था, कुछ चीजें कर रहा था। हाँ, कभी मोटिवेशनल स्पीकिंग जैसा तो मैं जानता भी नहीं था कि ऐसा कुछ प्रोफेशन होता है। अच्छा। तो करते करते लोगों ने ही फीडबैक देना शुरू कर दिया कि आपके अच्छा लगता है, सेशन दीजिए और बताइए और सिखाइए। फिर करते करते किसी तरीके से यूट्यूब पे आ गए, फिर यूट्यूब पे लोगों के कमेंट्स आने लग गए, रिस्पॉन्स आने लग गया। तो अभी थोड़ी देर पहले जब आपसे बात हो रही थी तो आपने ही बताया कि प्रकृति आपको ऐसे बहुत सारे इवेंट्स देती है जिन इवेंट्स को आपको आइडेंटिफाई करना होता है और आपको हमेशा लर्नेबल रहना है, ओपन रहना है चीजों को सीखने के लिए। तो ऐसे करते करते चीजें होती चली गई और मेरे लाइफ में टर्निंग पॉइंट आते रहेंगे, बशर्ते आप ये आइडेंटिफाई कर लें कि जो आने वाले टर्निंग पॉइंट्स हैं उसमें से आपको जाना किस ट्रैक पर है। तो ये बहुत अच्छा जवाब आपने दिया सर, क्योंकि देखो जो यूथ है ना वो कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन तो लेता स्पीकर से ही, और इंस्पिरेशन देना ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा पुण्य का काम भी माना जाता है, क्योंकि आप किसी को इंस्पायर कर पाए और वो उस इंस्पिरेशन के माध्यम से अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं एक राइट ट्रैक पर लेकर जाए। तो यहाँ एक क्वेश्चन है कि सर, लाइफ में ना जो यूथ सक्सेस पाना चाहता है उसको सही तरीके से मार्गदर्शन नहीं मिलता है, और मार्गदर्शन ना मिलने के कारण वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो लाइफ में एक स्टूडेंट के लिए या एक यूथ के लिए या एक बिजनेस ओनर के लिए या किसी भी एक ऐसे पर्सन के लिए जो लाइफ में सफल होना चाहता है, सफलता के क्या स्टेप्स एज अ मोटिवेशनल स्पीकर आप लोगों को देना चाहते हैं? ये जो सक्सेस के स्टेप्स बोले ना आपने अमित सर, ये सक्सेस के स्टेप्स वैसे डिफाइन करने बहुत मुश्किल हैं। लेकिन हमारे को एक चीज हमेशा ख्याल रखना चाहिए, सब कुछ हो जाएगा लाइफ में, अच्छे से हो जाएगा। आपको बस एक चीज से बचे रहना है, दैट इज संगति। कुछ ऐसे लोगों के संगत से, ऐसे लोगों के साथ से हमेशा अपने आप को बचाइए जहां पर कुछ आगे बढ़ने की बातें नहीं होती हैं। आजकल जैसे यूथ में जो बातें होती हैं, गर्लफ्रेंड की बातें, लड़कीबाजी की बातें, आईफोन की बातें, वो सारी बातें होती हैं जिससे आपको हासिल कुछ नहीं होने वाला है। ऑलवेज आपको आइडेंटिफाई करते रहना है कि आप जिन लोगों के साथ समय बिता रहे हो वो बातें आपको कहीं पहुंचा सकती हैं क्या। अगर पहुंचा सकती हैं तो टच में रहो, रास्ता मिल जाएगा, सफलता के स्टेप समझ में आ जाएंगे। लेकिन अगर उन लोगों की संगत में हो जहां कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, हटने की जरूरत है। फिर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई, मैं अपनी लाइफ में क्या चीज देखता रहा या समझता रहा, ऑब्जर्वेशन में लेता था कि हर व्यक्ति आपको आपकी लाइफ में ना कुछ बता जाएगा, कुछ सिखा जाएगा। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि उसमें से आप क्या चीज अडॉप्ट करते हैं
और क्या चीज आप रिजेक्ट करते हैं। एग्जैक्टली। जिस चीज में आपको लगता है कि ये चीज मेरे काम आ सकती है, ये मुझे सफलता के अगले शिखर पर ले जा सकती है, उसको अडॉप्ट करना चाहिए। और जो लगे कि ये टाइम वेस्ट कर गया है, या ये बात खराब कर गया है, या ये मुझे डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है, या ये मुझे नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू पर ले जाना चाहता है, तो उस बात को अवॉइड करना चाहिए। बात प्लस वो लोग इंपॉर्टेंट है, वो लोग भी। सर्किल कहना क्या चाहता हूँ मैं, संगत कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल। मैंने अपनी लाइफ से ये सीखा है कि मैं आज जो कुछ भी हूँ, मेरे टाइम में एक फेज था जब मैं वो नहीं था जो कोई भी बनना चाहेगा। मतलब पहली बार शायद मैं आपको बोल रहा हूँ, सिगरेट, दारू, इन सब चीज़ों में पड़ा हुआ था। हालांकि वो समय बहुत ज़्यादा नहीं रहा, 6-7 महीने का समय रहा, लेकिन वो उसमें मैं क्यों पड़ा? बिकॉज ऑफ सर्कल, बिकॉज ऑफ संगत। अच्छा, उससे मैं निकल क्यों पाया? बिकॉज ऑफ संगत। तो आज मैं जहाँ भी हूँ ना, मैं टोटल क्रेडिट देता हूँ संगत की वजह से। और मैं इसी को किस्मत भी कहता हूँ। लोग कहते हैं ना कि किसी की किस्मत अच्छी है, इसको ये मिल गया, उसकी किस्मत खराब है। सर, किस्मत सिर्फ ये चीज होती है कि आपको ऐसे लोगों का अगर साथ मिल जाए जो आपको आगे बढ़ने का रास्ता बता दें या आपको इंस्पायर कर दें कुछ करने के लिए, इसका मतलब किस्मत आपके साथ है। ग्रेट। तो यही बात कहते हैं कि भाई आज आप जिस स्तर पर हैं, अक्सर हम लोग अपने प्रोग्राम्स में भी इस बात को बोलते हैं कि दोस्तों आज आप जिस स्तर पर हैं वो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि पिछले 5 वर्षों से आप किस तरह के लोगों के साथ में थे। एग्जैक्टली। और यही इस बात का प्रमाण होगा कि आज आप किस तरह के लोगों की संगत में हैं। आने वाले 5 वर्षों बाद आप उसी तरह की संगत के हिसाब से आप उस स्तर पर पहुंचेंगे जहां पर आज आप पहुंचना चाहते हैं। तो संगत का बहुत बड़ा असर होता है। सर, संगत के साथ साथ ना युवाओं के साथ एक प्रॉब्लम क्या होती है कि वो बहुत सारी चीजों को लेके डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। अब वो डिस्ट्रैक्शन कुछ भी हो सकती है। एक लड़का है, मतलब मैं सभी की बात नहीं कहूंगा, एक युवा साथी है, 100 में से 70% युवा साथी एक अच्छी गर्लफ्रेंड ढूंढ रहे होते हैं, जो गर्ल्स हैं वो अच्छा बॉयफ्रेंड ढूंढ रहे होते हैं, या कोई ऐसी चीजों में एंगेज हो जाता है जिसमें एंगेज नहीं होना चाहिए, जैसे आपने बताया सिगरेट, दारू और भी इस तरह के एंटरटेनिंग बहुत सारे जरिए होते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है सोशल मीडिया। आज लोग सोशल मीडिया को ना टाइम किलिंग मशीन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, और ब्रांड्स को ये बात अच्छे से पता है कि लोग वहां समय व्यर्थ कर रहे हैं, तो वहीं पर अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करें। तो किस तरह से डिस्ट्रैक्शन से बचा जाए, ये एक मोटिवेशनल स्पीकर से अच्छा कोई नहीं बता सकता। तो मेरा आपसे प्रश्न है मेरे युवा साथियों के लिए कि किस तरह से डिस्ट्रैक्शन से बचा जाए, क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए? पहली चीज तो आपने जो बोला कि सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं, गलत बात है ये। सोशल मीडिया उनको यूज कर रहा है। उनको नहीं समझ आता कि सोशल मीडिया पर उनका कितना समय चला गया। 5 मिनट के लिए खोलते हैं, जरा फेसबुक चेक कर लूं, व्हाट्सएप चेक कर लूं, लेकिन 5 मिनट कब 1 घंटे में तब्दील हो जाता है। तो शुरू कहां से होते हैं और करते करते कहां पहुंच जाते हैं। तो इसका मतलब आपने तो यूज किया ही नहीं, उसने आपको यूज किया। दूसरी चीज, डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें। मैं एक चीज हमेशा मानता हूं कि जिंदगी में ना कुछ चीजें ऐड करना जरूरी है किसी चीज को हटाने के लिए। जिंदगी हो या दिमाग हो, आप डायरेक्टली किसी चीज को हटा नहीं सकते, आपको रिप्लेस करना होता है जी। एक चीज ऐड करो, दूसरी हट जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो सर कोई चीज ऐसी ऐड करो जो आपको फोकस करना सिखा दे। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बताता हूँ, जैसे एक टाइम था मैं भी थोड़ा सा एडिक्टेड हो गया था मोबाइल के, लेकिन मैं देखता था कि जब इवेंट्स होते थे तो इवेंट्स फुल डे इवेंट्स होते थे, मैं किसी सीख रहा होता था तो फुल डे इवेंट्स में मोबाइल फोन स्विच ऑफ होता था और मेरा पूरा फोकस इवेंट पर होता था, है ना। तो इसका मतलब मैं डिस्ट्रैक्टेड था फोन में, लेकिन इवेंट की वजह से मेरा फोकस इवेंट पे। इसका मतलब एक चीज मेरे को समझ में आई, अगर मेरे को कोई काम मिल जाए या उस आदमी को कोई काम मिल जाए जिसमें वो फोकस रह सके, तो डिस्ट्रैक्शन अपने आप हट गया ना। सर, अगर किसी को चाय की हैबिट छोड़नी है तो उसको ग्रीन टी की हैबिट पकड़नी पड़ेगी। किसी को कुछ छोड़ना है ना, जैसे किसी को बर्गर खाना छोड़ना है, पिज्जा खाना छोड़ना है, तो उसको हेल्दी खाने की आदत डालनी पड़ेगी। ऐसा मैं सोचूं कि बर्गर खाना, पिज्जा खाना, कोई एडिक्टेड है उस चीज का, छोड़ दे, नहीं हो सकता। यानी कि कोई कहे मैं बहुत नई चीजों को अडॉप्ट करना है। जैसे हम अडॉप्शन का कोई नया सेगमेंट अपने सामने लाएंगे तो जो पुराना जो नेगेटिव रिप्लेस करना रिप्लेस हो जाएगा। एक नई चीज आपको अपनी लाइफ में घुसानी पड़ेगी किसी चीज को हटाने के लिए, डायरेक्ट नहीं हट सकता। एक वीडियो बड़ा आपका फेमस हुआ जिसमें आप कहते रहे ईएमआई वाला आईफोन। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ईएमआई वाला आईफोन क्या है। भाई आईफोन तो सबने सुना है, मैं भी आईफोन यूज करता हूँ, मेरा बेटा भी आईफोन यूज करता है। अभी क्या हुआ, जैसे आपने डिस्ट्रक्शन की बात की ना, यूथ के अंदर ये बड़ा रहता है कि यार मेरे फ्रेंड के पास ये वाला फोन है। मेरा बेटा बोला कि डैडी आईफोन 14 चाहिए मुझे। मैंने कहा भाई 14 क्यों चाहिए, 11 या XR तुम्हारे पास है तो 14 क्यों चाहिए, वो भी तो आईफोन है। कि नहीं, मेरे जो सर्कल में लोग हैं उनके पास, सबके पास 14 है। मैंने कहा नहीं बेटा, आपका ठीक है XR आपको अपग्रेड करना है, 11 है, 12 करना है, आप मेरा वाला फोन ले लो, मुझे सेकंड हैंड दे दो, मैं वो इस्तेमाल कर लूंगा। तो मैंने अपने फोन को डिग्रेड किया, अपग्रेड की जगह डिग्रेड किया, क्योंकि मुझे पता है दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं है। लेकिन मेरे बेटे को ये बात बाद में समझ में आ गई कि अगर डैडी ऐसा कर सकते हैं तो शायद मैंने कोई गलती की है कि मुझे अपग्रेड करने की जरूरत नहीं थी, है ना। तो आईफोन, ईएमआई वाला आईफोन जो आपने स्टेटमेंट एक वीडियो में बोला, वो बात यहाँ जरूर बोलें ताकि हमारे व्यूवर्स भी जाने कि क्या है ये।
सेगमेंट क्या है? वो मैं इस संदर्भ में बात कर रहा था कि आज का जो टाइम है ना, लोग प्रभाव छोड़ने की कोशिश करते हैं। हर आदमी एक दूसरे पर प्रभाव बनाने की कोशिश करता है, अपने आप को बड़ा दबदबा दिखाने की कोशिश करता है, और वो दबदबा दिखाने का एक ही तरीका लोगों को समझ में आता है, पैसा। अगर मेरे पास बहुत पैसा है, ये मैं किसी तरीके से साबित कर दूं समाज में, तो मेरा दबदबा बन जाएगा, लोग मुझे दुआ सलाम करने लग जाएंगे जी। तो बहुत पैसा है मेरे पास, ये साबित करने का तरीका क्या है? बैंक बैलेंस दिखा नहीं सकते क्योंकि असल बैंक बैलेंस तो खाली है। आप कार दिखा नहीं सकते क्योंकि आपके पास तो ऑल्टो है, मर्सिडीज है नहीं। तो एक फर्जी तरीका है अपना दबदबा दिखाने का, अपने आप को अमीर दिखाने का, आईफोन ले लो। क्योंकि आज के टाइम में आईफोन लाइसेंस बना हुआ है आपको अमीर साबित करने का जी, लोगों ने बना रखा है। तो अच्छा, आईफोन भी 1.5 लाख रुपए का, वो भी ज्यादातर लोंडो लपाड़ों की औकात नहीं होती कि 1.5 लाख रुपए का आईफोन ले लें, तो वो भी समझते हैं ब्रांड वाले, इनको ईएमआई पे दे दो, ईएमआई पे दे दो। ठीक बात। तो आज के टाइम में जितने कॉलेज स्टूडेंट या यंग को मैं देखता हूँ कि पागल होए पड़े आईफोन के चक्कर में, दरअसल उनके पास आईफोन नहीं है, उनके पास ईएमआई वाला आईफोन है। ईएमआई वाला आईफोन है। तो एक बात बड़ी फेमस हुई थी, किडनी बेचकर आईफोन ले लो, है ना? वही है, आप किडनी बेच नहीं सकते तो ब्रांड ने ऑप्शन दे दिया ईएमआई का। ग्रेट सर। सर एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, हर एक व्यक्ति की लाइफ में ना लर्निंग के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। बुक्स के माध्यम से लर्निंग करते हैं, किसी मेंटोर को देख कर लर्निंग करते हैं, कहीं से इंस्पायर होते हैं उससे देखकर लर्निंग करते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक मोटिवेशनल स्पीकर की लाइफ में लर्निंग के क्या सोर्सेज होते हैं, और आपकी लाइफ में क्या ऐसे सोर्स है जिससे आप लर्निंग करते हैं? मेरे लाइफ में सोर्सेस लर्निंग के बहुत सारे हैं जी। मैं बहुत सारे लोगों को सुनता हूँ, सदगुरु को भी सुनता हूँ, संदीप महेश्वरी को भी सुन लेता हूँ, विवेक बिंद्रा को भी सुन लेता हूँ, आपको भी सुनता हूँ, विकास देवकृति को भी सुनता हूँ, पंकज त्रिपाठी को सुन, रणवीर अलावादिया का पॉडकास्ट भी देख लेता हूँ, सबको सुनता हूँ। प्लस बहुत सारी किताबें भी पढ़ता हूँ। कोई पूछे कौन सी टाइप की किताबें, मैं सब तरह की किताबें पढ़ लेता हूँ। तो सीखने के सोर्सेस लिमिट करना मुझे ठीक नहीं लगता, क्योंकि हर अलग अलग सेक्टर में ना, हर अलग जगह चीजों आपको अलग अलग चीजें सीखने को मिलती है। आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा होना चाहिए, आपको लोग मिलते हैं उनसे बहुत कुछ सीख जाते हैं। 3 इडियट का एक बड़ा फेमस डायलॉग है, हर जगह ज्ञान बटा हुआ है, आपको बस ज्ञान बटोरना आना चाहिए। कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस युग में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो आपके मोबाइल फोन में भरी हुई है, आपको उसमें से क्या सिलेक्शन करना है आपके ऊपर निर्भर करता है। एग्जैक्टली। ग्रेट। नेक्स्ट जो बात मैं पूछना चाहता हूं सर, कि एज अ मोटिवेशनल स्पीकर आपके पूरे इंडिया में ट्रेनिंग प्रोग्राम, वर्कशॉप, एब्रोड भी आपके काफी सारे प्रोग्राम्स होते हैं। तो इतने सारे प्रोग्राम्स की व्यस्तता के बाद फिर यूट्यूब वीडियोस बनाना, फिर अपने फैंस के लिए मीटिंग करना, कभी सोशल मीडिया पर लाइव जाना, तो कैसे आप अपने टाइम को मैनेज करते हैं? क्योंकि लाइफ में ना पर्सनल टाइम और फैमिली टाइम, इसके अलावा जो सोशल टाइम है और साथ में आपका प्रोफेशनल टाइम है, इसमें बड़ा टिपिकल टास्क हो जाता है। क्योंकि छोटे छोटे बिजनेस ओनर को मैं देखता हूँ, वो कहते हैं भैया सुबह से लेकर रात तक बिजनेस में फंसे रहते हैं, फैमिली को देने के लिए टाइम नहीं है। अपने खुद के सेहत की बात तो छोड़िए, तो आप कैसे टाइम को मैनेज करते हैं? ये सीक्रेट अगर आप शेयर करें तो बहुत सारे लोग जो स्टडी कर रहे हैं या बिजनेस में हैं या पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, तो उनको एक राह मिल जाएगी कि भाई ऐसे टाइम को मैनेज करना चाहिए। जो अमित सर कहते हैं, समय और तख्त किसी को मिलता नहीं, अपनी काबिलियत से हासिल करना पड़ता है। एग्जिस्ट करते हैं, तख्त भी एग्जिस्ट करता है, समय भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन आप में अगर काबिलियत है तो आप उसको पालोगे। 24 घंटे प्रधानमंत्री के पास भी, 24 घंटे हर किसी के पास भी। वो प्रधानमंत्री 24 घंटे में देश चला ले रहा है, कोई एक आदमी अपना घर नहीं चला पा रहा। समय है, हासिल करना होता है। अच्छा, हासिल करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा अपनी प्रायोरिटीज के बारे में। मेरा एक फॉर्मूला है, मैं जो समझता हूं कि अपने दिन को ना प्रायोरिटीज के हिसाब से जीना चाहिए। जैसे प्रायोरिटीज का मतलब, सुबह जब आप उठते हो तो आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या है वो सबसे पहले करो, सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी उसके बाद करो। इससे होता क्या है कि हमारी टॉप प्रायोरिटी पूरे दिन में छूटती नहीं है। अब बहुत सारे लोग जैसे बोलते हुए मिलते हैं, अरे मुझे तो किताबें पढ़ने का वक्त ही नहीं मिलता, मुझे तो कुछ अच्छे वीडियोस देखने का वक्त ही नहीं मिलता, मुझे मेडिटेशन करने का वक्त ही नहीं मिलता, योगा करने का वक्त ही नहीं मिलता। मैं जितनी जरूरी चीजें हैं उनको वक्त नहीं मिलता उन चीजों का। अभी आपके रिसेंट, एक बात बीच में आपकी रोक रहा हूँ, आपके रिसेंट फेसबुक को मैं देख रहा था, तो अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन का एक फोटो आपका बना हुआ था, आप एक ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे, ये सर नो। तो प्रायोरिटी आपको, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेडिटेशन पर भी आपका, वो सुबह 4 बजे की फोटो है जी। तो जितनी अच्छी और जरूरी चीजें हैं, आजकल के लोगों को उसका समय नहीं मिलता। समय किस चीज का मिलता है? स्क्रॉलिंग का खूब समय मिलता है, जो बिल्कुल जरूरी नहीं है। अब इसका तरीका क्या है? सर, अपने दिन को प्रायोरिटाइज करो। सबसे जरूरी चीज किसी भी आदमी के लिए शरीर होता है, इससे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि सारी एग्जिस्टेंस, सब कुछ इसी से तो जुड़ा है। तो सुबह उठते ही सबसे पहला समय शरीर को दो। मैं नहीं कहता 1 घंटे 2 घंटे के लिए, 15 मिनट 10 मिनट कुछ पुशअप्स, कुछ उठक बैठक लगा लिए, काम हो गया। उसके बाद मेंटल हेल्थ, मन, क्योंकि मन अगर आपका बैलेंस नहीं है, मन आपका आपके काबू में नहीं है, तो शरीर को ये नजड़ी बनेगा, मंगेड़ी बनाएगा, क्या बनाएगा पता नहीं। तो इस पर भी काबू जरूरी है। 5 मिनट के लिए मेडिटेट कर लो,
अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व कर लो, काउंट कर लो 5 मिनट के लिए, अरे आधे घंटे 1 घंटे के लिए फालतू बात है, 5 ही मिनट के लिए कर लो जी। वो हो गया। उसके बाद थर्ड प्रायोरिटी आती है आपकी स्किल की। स्किल का मतलब मैं कहता हूं जिससे अपना दाना पानी चलता है, खर्चा पानी चलता है। स्टूडेंट का दाना पानी किससे चलेगा? पढ़ाई लिखाई से, उस पे लग जाओ एजुकेशन से, और एजुकेशन के बाद अपने करियर में एग्जैक्टली पहुंचने से। अब कोई बिजनेस कर रहा है, उसका दाना पानी किसी और चीज चलेगा, उस पे लग जाओ। मेरे जैसे स्पीकर है, मुझे और ज्यादा चीजें कंज्यूम करना है, सीखना है ना, तो मैं उस पे लग जाऊंगा। तो जो भी आपके स्किल डेवलपमेंट की चीजें हैं जिससे आपका दाना पानी चलता है, उस पे लगा लो। फिर पूरा दिन जो बचा है उसको अपने हिसाब से मैनेज करो। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पूछना चाहूंगा कि सर लाइफ ना हमेशा एक स्मूथ नहीं होती, एक जैसी नहीं चलती है। लाइफ में अप्स एंड डाउन तो आते रहते हैं, और लगभग हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं, कोई किसी भी स्तर पर हो, जो बहुत बड़े स्तर पर है। मुकेश अंबानी के जीवन में भी अप्स एंड डाउन आते हैं। अभी अडानी का तो रिसेंट केस आपको पता ही है कि तीसरे पायदान से खिसक के सीधा 18वें पायदान पे जो व्यक्ति आ जाए, तो एक आम आदमी तो कहेगा क्या फर्क पड़ता है यार, तब भी 18वां दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है। सर फर्क पड़ता है, एक व्यक्ति को एक स्टेप से जो जिस लेवल पर है, एक स्टेप डाउन आने पर भी फर्क पड़ता है। तो लाइफ में जो अप्स एंड डाउन आते हैं, जब अप्स आते हैं तो लोग बहुत मोटिवेटेड होते हैं और काम करने की ऊर्जा होती है, सब कुछ तुम तो पूरा देश हिला देंगे। लेकिन जैसे ही डाउनफॉल आता है तो कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है या डीमोटिवेटेड हो जाता है। बहुत सारे लोग तो टेंशन में आ जाते हैं, बहुत सारे डिप्रेशन में आ जाते हैं, बहुत से सुसाइड तक करने का प्रयास कर लेते हैं। मैंने कई बार देखा, हमारे कमेंट्स में आता है कि सर अगर ये वीडियो ना देखता तो शायद मैं सुसाइड कर लेता। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर ये है कि इंसान को 2 चीज़ों के लिए बनाया गया है भगवान ने। एक तो धरती पर भेजा जा रहा है, सुख भोगो, बहुत सारी चीज़ें सुख के हैं, अच्छा चीज़ें देखने के लिए अलग अलग देश जाओ, ये बहुत कुछ चीज़ें, लेकिन उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। कुछ चीज़ों की कीमत पैसे में होती है। अच्छा, पैसे कमाने के लिए जो कीमत है वो समय और हार्डवर्क में है। अच्छा, वो आदमी समय और हार्डवर्क किसी चीज़ में तब करता है जब वो टफ टाइम देख रहा होता है। अब आप ये मानो कि कोई ऐसा आदमी जिसके जीवन में कुछ ही चीज़ की कमी नहीं है, पैसा, दौलत, शोहरत, सब कुछ है। सर आप उसको बोलोगे सुबह उठ करके हर रोज़ तुझे 4 घंटे कुछ ये वाला काम करना है, झाड़ू पोछा लगाना है, वीडियो बनाना है, कंटेंट कंज्यूम करना है, सर बहुत मुश्किल है, उसके ना के बराबर नहीं कर पाएगा वो। लेकिन कल को उसी आदमी को खाने के लाले पड़ गए ना, रोटी मिलना बंद हो गया ना, सब करेगा वो। और उस टाइम में जब वो सब करता है तो उसकी शारीरिक मानसिक शक्ति बढ़ती है, और जो शक्ति बढ़ती है ना, उसको अच्छे समय में जाने के लिए वही चीज़ उसको कारण बनती है। तो एक चीज़ तय है, बुरा समय आपको अच्छे समय लाने के लिए दिया जाता है जी। लेकिन एक चीज़ समझने ज़रूरी है कि बुरा समय अगर मिला है आपको, वो सर पीटने का समय नहीं होता है, वो रोने धोने का समय नहीं होता, वो काम करने का समय होता है। वो समय है जिसमें आप नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करें और सॉल्यूशंस। हमारी लाइफ कॉम्बिनेशन में चलती है, गुड टाइम बैड टाइम, गुड टाइम बैड टाइम। आज अगर अच्छा समय है तो मैं कहता हूँ इतराओ मत, क्योंकि कल बुरा समय आएगा, और बुरा समय आए तो घबराओ मत, क्योंकि परसों फिर अच्छा समय आएगा। क्या बात है सर, अच्छे समय में काम करते रहो, इतराने का नहीं, और जब बुरा समय आ जाए तो घबराने तो खूब काम करो, यही लाइफ चलती है। ग्रेट। वो एक बड़ी अच्छी कहावत थी कि एक राजा थे, वो अपने राज दरबार में बहुत खुश बैठे हुए थे। तो जब बहुत खुश बैठे हुए थे तो उनका वजीर था, उसके फेस पर कोई शिकन भी नहीं थी, कोई मुस्कुराहट भी नहीं थी। तो राजा बोला, यार ये क्या तरीका है, मैं इतना खुश हूं, तुम खुश नहीं हो रहे हो। तो वजीर ने कहा, अभी एक बात बोलूंगा ना, अभी आपका चेहरा उतर जाएगा। अब राजा को कोई ऐसे बोल दे, वो वजीर था, बड़ा एक मतलब फैमिलियर फ्रेंड था समझ लो उनका। तो उसने कहा, राजा साहब मैं एक बात बता देता हूँ, जरा सी कोई बात हो जाए बहुत खुश हो जाते हैं, जरा सी कोई बात हो जाए आप दुखी हो जाते हैं। मैं एक स्टेटमेंट देता हूँ, जब आप खुश होंगे और स्टेटमेंट याद करेंगे तो दुख आ जाएगा अपने आप, और अगर आप दुखी होंगे और वो स्टेटमेंट याद करोगे तो सुख आ जाएगा। यानी बोलो क्या करे, वक्त गुजर जाएगा। Exactly. आप किसी भी परिस्थिति में हैं, अगर आप इस बात को समझ लें कि ये वक्त गुजर जाएगा, तो समझ लीजिए आने वाला वक्त वो होने वाला है जो आप सोच रहे हैं। एग्जैक्टली। फाइन सर, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया सर। एक मैं बात यहाँ पर पूछना चाहता हूँ कि जो यूथ है ना सर, वो सफलता के लिए बहुत सारे शॉर्टकट्स देखता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि मोटिवेशनल वीडियोस को देखने के बाद, मोटिवेशनल स्पीकर से मिलने के बाद मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन मोटिवेट होने के बाद ना वो कोई ऐसा शॉर्टकट ढूंढते हैं कि बस मैं ऐसा एक काम कर दूं कि फंडिंग आ जाए, शार्क टैंक में जाऊं और 50 करोड़ रुपए मेरे पास आ जाएं, मैं कोई बिजनेस का सेटअप ना बनाऊं, मेहनत ना करूं, बस मेरे आइडिया पर कोई पैसे लगा दे। अभी रिसेंट एक कॉल बता रहा हूं, हमारे ऑफिस में कॉल आया कि मेरे पास एक बिजनेस प्लान है और 151 करोड़ रुपए की मुझे फंडिंग चाहिए, अगर महेश्वरी जी आप दिलवा देंगे तो 5 करोड़ रुपए आपके दूंगा। मैंने अपने ऑफिस स्टाफ को कहा कि उनसे सिर्फ इतना पूछ लो कि 151 करोड़, चलो 100 करोड़ मान लेते हैं कि 100 करोड़ का 20% उनके पास है। आज बैंक भी आपको कहता है प्रॉपर्टी खरीदनी है तो 20% आप दो, 80% हम लोन दे देंगे। अगर आपके पास 20% है, मतलब 20% एफर्ट आप कर सकते हैं तो 80% लोन मिल सकता है। आप मुझे 5 करोड़ रुपए देंगे,
उससे पहले ही तो डिसाइड कर लो 151 का 20% आपके पास है, अगर है तो आपका प्रोजेक्ट पास हो सकता है। बल्कि पूछा गया कि आपका प्रोजेक्ट क्या है, तो अगर ये प्रोजेक्ट नहीं है, बस एक आइडिया है, कि आइडिया को पहले आप फॉर्म करो। मतलब शॉर्टकट ढूंढना शुरू करते हैं लोग, और इसी उद्देश्य में भारत जैसे देश में ना शार्क टैंक जैसा प्रोग्राम फेमस हो जाता है। उनको लगता है कि बस अब मैं जाऊंगा, अपना प्रोडक्ट या सर्विस दिखाऊंगा और उतनी फंडिंग उठा के लेके आऊंगा। तो इस शॉर्टकट से बचने का क्या तरीका है, मेहनत का क्या ऑल्टरनेट है, कोई ऐसा शॉर्टकट है जिसके अलावा हम वो यूज करके कामयाब हो जाए? सर ताजमहल को ना बनने में 20 साल लगे थे। अब जरा सोचो, शाहजहां के पास ना पैसों की कमी, ना मजदूरों की कमी, किसी भी चीज की कमी नहीं, फिर भी उसको बनने में 20 साल लग गए। वो 1 साल में क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि 6 महीने में क्यों नहीं बना पाए? इसका मतलब एक चीज समझ में आता है कि अगर कोई चीज है, हासिल करना है और वो चीज बहुत बड़ी है, तो उतना ही समय उसमें ज्यादा लगने वाला है। उस लक्ष्य को हासिल करने में उतना आपको समय देना पड़ेगा। अगर 6 महीने में बनवाना है तो एक छोटा सा कमरा बन सकता है, मिल जाएगा, उससे संतुष्ट हो तो ले लो। ताजमहल बनवाना है तो 20 साल लगेंगे भैया। सवाल ये उठता है कि आप या कोई भी जिंदगी में पाना क्या चाहता है। उसको 5,000 रुपए की नौकरी पानी है, सर कुछ ज्यादा पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड, मारपीट करना आता है, को शरीर ठीक है, 5,000 की नौकरी मिल जाएगी, 10,000 की नौकरी मिल जाएगी। लेकिन आप कहते हो 5 लाख रुपए कमाना है, तो 5 लाख रुपए जिस इंडस्ट्री में कमाना है, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? क्या 1 साल सीखना पड़ेगा? क्या 1 साल धक्के खाने पड़ेंगे? तो 1 साल करना पड़ेगा। कोई कहता है 50 लाख रुपए कमाना है, तो 50 लाख रुपए किधर कमाना है भैया? उसको कमाने के लिए क्या क्या चीजें, पापड़ बेलने पड़ेंगे, बेलना पड़ेगा, तब जाना पड़ेगा। जितनी छोटी चीज उतना कम समय लगेगा, वहां ढूंढ लो शॉर्टकट मिल जाएगा। लेकिन जितनी बड़ी चीज वो उतना ज्यादा समय लेगी। एक किसी मतलब ये बात शायद ऐसे बोलनी नहीं चाहिए, ऑफलाइन प्रोग्राम में किसी ने पूछा कि सर कोई ऐसा बिजनेस बताओ जो अभी शुरू करूं और कमाई शुरू हो जाए। मैंने कहा जो वीकली बाजार होता है ना वो लगा ले, हैंड टू हैंड। अभी तूने 3 बजे बाजार लगाया और 5 बजे तक सेल खत्म। लेकिन अगर बड़ा बिजनेस करना है, एक एस्टेब्लिश बिजनेस करना है, तो आपको समय लगाना पड़ेगा। एक 5 स्टार होटल को बनने में 5 से 10 साल लगते हैं, तब जाके वो अगले 1 साल पे लॉस को कवर करते करते ब्रेक इवन पे आता है, उसके अगले 1 साल जाके वो प्रॉफिट पर आता है। तो जितना बड़ा व्यापार होगा उसको एस्टेब्लिश करने में उतना समय लगेगा। जितना ऊंचा पहाड़ है उसको चढ़ने में उतना अधिक समय लगेगा। हाँ, अगर आप स्किल्ड हैं, आप नॉलेज को ग्रैब कर रहे हैं, स्पीकर से चीजों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, बिजनेस कोचेस की लर्निंग को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो आप उसको जल्दी कर लेंगे। शायद यही मैसेज आप देना चाहते हैं। अंत में मैं ये चाहूंगा कि एक ऐसी बात जो आप युवा को मैसेज देना चाहते हैं कि अपनी लाइफ में ये 5 स्टेप्स जरूर फॉलो करना। 5 स्टेप्स फॉर लर्निंग। सबसे पहली चीज ये मान के चलो कि आपको संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा। अच्छा, संघर्ष की डेफिनेशन बताता हूँ, ये पता ही नहीं है। संघर्ष कई बार फैसिनेटिंग वर्ड लगता है, जो संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत बढ़िया। सर संघर्ष का मतलब ये है कि आपको वो सारे काम करना पड़ेगा जो आपकी आत्मा कहती है कि मेरे से नहीं होगा। मतलब संघर्ष वो वाला नहीं है जो शाहरुख खान का बेटा भी कहता है मैं संघर्ष कर रहा हूँ, वो नहीं, वो संघर्ष वो नहीं है। सर संघर्ष का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आप अगर सुबह 8 बजे उठते हो तो सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा। संघर्ष का मतलब ये भी है कि 8 बजे अगर उठते हो तो 3-3 दिन तक हो सकता है सोने को ही ना मिले, या 3-3 दिन तक हो सकता है कि आपको हर रोज 3 बजे उठना पड़े, 2 बजे उठना पड़े, ढंग से नींद ना मिले, वो भी हो सकता है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आप जिस चीज के लिए मेहनत कर रहे हो, आपको लग रहा था 1 महीने में ये मिल जाएगा, सर 1 महीने में उसके पाँव का धूल भी ना मिला। क्या पता वो 1 महीने एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन 1 साल, अच्छा आपको पता नहीं कि 1 साल लगेगा। वो आप किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, लेकिन कब कहाँ मिलेगा आपको नहीं पता। और वो टाइम होता है जब आदमी फ्रस्ट्रेट होता है जी। उससे बचना, उसमें सरवाइव करना, उस फ्रस्ट्रेशन को कंटिन्यू रख के आगे बढ़ते चले जाना, वो संघर्ष होता है। ग्रेट। पहली चीज संघर्ष जी। दूसरी चीज, जब आप किसी चीज को पाने के लिए मेहनत कर रहे होते हो, आप 0 पर होते हो, तो आदमी अपनी पूरी ताकत लगाता है, क्योंकि जोश भी होता है और जरूरत भी है, पूरी ताकत लगाता है। लेकिन एक थोड़ा सा लेवल हासिल हो जाता है ना, धीरे धीरे लीनियंट हो जाता है, बिल्कुल कि ठीक है सब कुछ होता है। लेवल हासिल होने के बाद उसका जोश खत्म हो जाता है। उसको लगता है तो पहुंच ही गए, तो हो ही जाएगा, उसको लगता है तो मिल ही जाएगा। वो जोश खत्म होना उसका एफर्ट कम कर देता है, और जैसे उसका एफर्ट कम होता है सर, वो वहां रुकता नहीं है, उन पीछे आने लग जाता है। फिर आदमी फ्रस्ट्रेट होने लग जाता है, अरे मैं तो इतनी मेहनत कर रहा था, मेहनत नहीं कर रहा हूँ, पीछे जा रहे हो। तो इसके लिए प्रिपेयर रहो कि आपका जो थोड़ी बहुत आपको सक्सेस मिलेगी, आपको वही एनर्जी, वही ताकत उस वक्त भी लगानी है जो पहले दिन लगा रहे थे आप जी। जो आदमी 0 लेवल पे जितनी मेहनत कर रहा है, वो पहले, दूसरे, तीसरे, 5वें, 10वें लेवल पे जाने के बाद भी अगर उतनी ही मेहनत करता रहे ना, तो आगे 10 से 100 की स्पीड कहीं ज्यादा तेज हो जाएगी। ग्रेट। दूसरी चीज, तीसरी चीज ये,
ऐसे लोगों की संगति जानबूझ के बनाओ जो आपको अंदर से झंझोड़ती है, जो कहती है कि यार तूने कुछ उखाड़ा ही नहीं अपने लाइफ में, तू तो कुछ कर ही नहीं रहा, उनको देख वो कितना कुछ कर रहे हैं। ये फील आना चाहिए ऐसे लोगों की संगति में रह के। लेकिन अगर कुछ लोगों की संगति आपकी ऐसी है जिनकी संगति में आपको ये लगता है रह करके कि मैं बहुत मेहनती हूँ, बहुत कुछ हासिल किया है, बहुत कुछ किया है, अगर उस संगति में रह के आपको बड़ा फील होता है, तुरंत छोड़ दो। मतलब अंधों में काना राजा नहीं बनना है। हाँ, जहर है वो संगति, तुरंत छोड़ दो। तीसरी चीज संगति। चौथी चीज, ऑलवेज अपने आप को तैयार रखो इस चीज के लिए कि आपको हालात किसी भी टाइम पटक सकता है, कोई भी आपको धोखा दे सकता है, कोई भी आपको चीट कर सकता है। तो उस चीज के लिए प्रिपेयर रहो। दुनिया और समय, लोग कभी भी आपके अकॉर्डिंग नहीं चल सकते सर। समय आपको पटकेगा, तैयार रहो। पटकेगा तो फिर उठेंगे ना, फिर मेहनत करेंगे ना। इसके लिए 4 चीज हो गए। 5वीं सोचता हूँ, 5वीं क्या है? सीखते रहो। आपके जो भी सोर्सेज हैं, किताबों से, लोगों से सीखते रहो, ऑब्जर्व करते रहो। आपके इर्द गिर्द जो चीजें हो रही हैं उसको देखते रहो। अब मैं एक वाकया शेयर करता हूँ आपके साथ। हमारे भागलपुर में एक बार क्या हुआ था, एक प्लेन क्रैश हुआ था। अच्छा। तो प्लेन क्रैश, छोटा सा प्लेन था, प्लेन क्रैश हुआ। तो प्लेन क्रैश होने के बाद आप क्या उम्मीद करोगे? वहां पे लोग आएंगे, ठीक ठाक करके सब हटा उठा जाएगा। सर विदिन 2 आवर्स वहां पे छोले भटूरे बिकने लग गए थे, समोसे तलने वाले वहां पहुंच गए। मालूम क्यों? क्योंकि भीड़ लग गई थी वहां पर। अच्छा, भीड़ किन लोगों की लग गई? वो देख रहे हैं इसका पंखी प्लास्टिक का है कि लोहे का है। अरे तुमको क्या मतलब वो देख करके? कहना समझाना मैं ही चाह रहा हूँ कि चीजों को ऑब्जर्व करना है, सीखना है, लेकिन ये भी समझो कि किस चीज से ऑब्जर्व चीज को ऑब्जर्व करना। टाइम पास नहीं करना है ऑब्जर्व करने के लिए। शाहरुख खान की पठान आ गई, ये पठान तो फ्लॉप होनी चाहिए। अरे तुमको क्या मतलब पठान से यार? तुम शाहरुख खान बनने जैसा तो सोचो। एक बार बिजनेस मीटिंग में बैठा हुआ था मैं, और स्मॉल स्केल बिजनेस ओनर थे, एमएसएमई की एक मीटिंग थी। वो डिस्कस कर रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए, जीएसटी में ये गलत है, जीएसटी में वो गलत है। तो मैंने वहां एक प्रश्न किया, आप में से कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो जीएसटी काउंसिल में हैं, जिनके सुझाव जीएसटी में माने जाएंगे और परिवर्तन हो जाएगा? किसी के भी नहीं होंगे। जब कोई भी नहीं है तो उस पर डिस्कस करके फायदा क्या है? अब आप ये सोचो, जो आया हुआ जीएसटी है, इसको किस तरह से अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करना है, और इसका कैसे हम फायदा ले सकते हैं, और किस तरह से टैक्स बचा के अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर फोकस किया जाए। तो सबने तालियां बजाई कि बात तो बहुत बिल्कुल सही कही है। जब कोई जीएसटी काउंसिल में है ही नहीं, कोई मिनिस्ट्री में नहीं है, तो इस विषय पर चर्चा करके तो हम समय ही व्यर्थ कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो बहुत शानदार लर्निंग सर आपने दी है। लाइफ में ना सर, जब आगे बढ़ते हैं तो प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती है, और ये एक पब्लिक डोमेन पर देखते ही हैं कि भाई कुछ लोग उन प्रॉब्लम से हार जाते हैं, जो लोग नहीं हारते हैं वही जीत पाते हैं। Exactly. इसीलिए मैं कई बार अपनी कविताओं में भी कहता हूं कि फिर सब मन माफिक होगा, ना घबरा भूचालों से। फिर सब मन माफिक होगा, ना घबरा भूचालों से, एक राह निकल कर आएगी, मत चिंतित हो सवालों से। आज अंधेरा घना सही, आज अंधेरा घना सही, और आगे कुछ भी दिखे नहीं, कल रोशन होगा उजालों से, ना घबरा भूचालों से। मेहनत कश इंसान अगर तू, सपना एक सजाएगा, थोड़ी ताकत और लगा बस, सब तुझको मिल जाएगा। क्या बात। बड़ा कदम और आगे चल बस, अरमा पूरा हो जाएगा, और मंजिल उनकी राह देखती जो आगे कदम बढ़ाएगा। फिर सब मन माफिक होगा, ना घबरा भूचालों से, एक राह निकल कर आएगी, मत चिंतित हो सवालों से। दोस्तों, यदि आपके मन में मोटिवेशन से रिलेटेड, बिजनेस कोचिंग से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है, अगर आप सागर सर से बात करना चाहते हैं, आप डायरेक्ट उनके यूट्यूब चैनल पर उनको सर्च कर सकते हैं। फेसबुक पर, लिंक्डइन पर, इंस्टाग्राम पर, आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सागर सर बहुत फेमस हैं। आप उनके वीडियोज को देख सकते हैं। और कोई भी प्रश्न जो आप हमारे चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि आपका सवाल सागर सर के पास पहुंचे। जबकि आप डायरेक्ट भी उनको मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। फिर भी हमारे माध्यम से भी अगर आप कोई क्वेश्चन उनको पहुंचाना चाहते हैं, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी और मेरे साथ में सागर सर, हम दोनों मिलकर आपके सुनहरे भविष्य की कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।